Okay, so good morning everyone. I am Akansha Mathur, your UGC NET Home Science Paper 2 faculty. Just let me confirm, is my voice clear to you all and my screen is also visible? बस इतना कंफर्म कर दो, उसके बाद हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ रह गए हैं भैया आज? एनीवेज, तो मैं आपको कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। आज ये आपकी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट पेड क्लास है, जहाँ पे आपकी जो मंडे टू सैटरडे जो क्लास हुआ करेगी वो एवरीडे 10 AM हुआ करेगी। तो विदाउट एनी डिले यू हैव टू ज्वाइन एट 10 AM। ठीक है, आपको हर दिन 10 बजे क्लास अपनी ज्वाइन करनी है। मंडे टू सैटरडे आपकी ऐप पे क्लास रहेगी। और किसकी क्लास रहेगी? पेपर 2 होम साइंस। ठीक है, तो ये आपको क्लास हर दिन ज्वाइन करनी है, क्योंकि इस बार हमें अपना जून 2024 वाला एग्जाम क्या है, क्रैक करना है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ ऑफर के बारे में कि आज आपका राम मंदिर भव्य अभिषेक हो चुका है। सबसे पहले उसकी सभी लोगों को ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। इसी उपलक्ष्य में आपके वन डे ऑफर चलाया गया है, जहाँ पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 का जो कोर्स है वो मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 2250 में, जिसके साथ में आपको बुक भी मिलने वाली है एकदम फ्री। ठीक है, यानी कि अगर आप पेपर 1 परचेज करो या पेपर 2 का कोर्स लो तो वो आपको मिल जाता है 2250 में। वहीं पे अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को एक साथ परचेज करोगे तो वो आपको मिल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 3600, यानी कि 3600 में आपको मिल जाता है, जिसके साथ में आपको बुक भी फ्री मिलेगी पेपर 1 की। एंड बिलीव मी स्टूडेंट, पेपर 1 आपका इतना अच्छा है, यानी कि पेपर 1 जो है वो आपका बहुत ज़्यादा स्कोरिंग वाला पेपर होता है। इसके बिना आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ये मैं पक्का बोल रही हूँ। क्योंकि पेपर 1 जितनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना, उतना पेपर 2 मैं मानती हूँ कि स्कोरिंग हाई स्कोरिंग होता है, लेकिन उतना आप उसमें स्कोर नहीं कर पाते हो जितना पेपर 1 की हेल्प से आप अपना स्कोर अच्छा बना लेते हो और एग्ज़ाम को क्रैक करना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए पेपर 1 की बुक देखो आपको फिलअप फॉर्म फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। जस्ट गो टू द एप्लीकेशन, डाउनलोड इट एंड परचेज योर कोर्स विच इज़ वेरी वेरी मिनिमम अमाउंट। जाके परचेज कर लो, इतनी कम अमाउंट में कहाँ ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज हम अपना अगेन करने वाले हैं यूजीसी नेट होम साइंस का सिलेबस, फुल सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपके चीज़ें पूछी जाती हैं, कौन कौन से यूनिट हैं जो आपको कवर करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन ये अभी मैंने आपको कोर्स बता दिया जो कि आज के लिए देखो, अदरवाइज ये जो आपका कोर्स है ना वो 2499 का है, लेकिन आज के लिए आपको सिर्फ 2250 में मिल रहा है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आप लोग परचेज कर सकते हो, जिसके लिए आपको कुछ नहीं, फिलअप फॉर्म को डाउनलोड करना है और जाके अपने कोर्स को परचेज करना है। ठीक है, और आप 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ द कोड माथुर10। साथ ही साथ आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल है आपका होम साइंस यूजीसी नेट। ठीक है, फिलअप फॉर्म, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो और फिलअप फॉर्म को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आपके सामने कोड दिखाई दे रहा है, डोंट फोकस ऑन हाउ मच यू ईट, फोकस ऑन व्हाट यू ईट। तो हमारी जो फर्स्ट है, जो यूनिट है वो आपकी फूड से ही रिलेटेड है, फूड एंड साइंस से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको देखो कोड दिखाई दे रहा है, डोंट फोकस ऑन हाउ मच यू ईट। मैं सिलेबस से भी इसको रिलेट करूंगी। यहाँ पे बोल रहा हूँ इस पे फोकस मत करो कि आपको कितना खाना है, फोकस इस चीज पे करो कि आपको क्या खाना है। इन दी सेम वे, सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप उसको शायद नहीं कवर कर पाओ, ठीक है, अच्छे से नहीं समझ पाओ। तो इसीलिए उस चीज पे फोकस करो कि क्या क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको ज्यादा फोकस करो, ना कि उनको जो कि इतना, जैसे कि आप सपोज करो फर्स्ट यूनिट है
ठीक है। यूनिट 1 है जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी होती है और उसको समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब फर्स्ट यूनिट को तो आप क्या कहते हैं 5 मिनट दे रहे हो बस, ठीक है। बाकी एक यूनिट सपोज करो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हो, लेकिन वहाँ पे उतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे दे रहे हो 3-4 घंटे और फर्स्ट यूनिट को दे रहे हो सिर्फ 5 मिनट, जबकि आपको उल्टा करना चाहिए कि 1 घंटा आप दो कम्युनिकेशन वाली यूनिट को और 3-4 घंटे दो आप अपनी फर्स्ट यूनिट को। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट यूनिट में से ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कम्युनिकेशन एक ऐसी यूनिट है जो कि सिंपलेस्ट यूनिट मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये एक तो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, प्लस आप पेपर 1 में भी इसको कवर करते हो, पेपर 2 में भी कवर करते हो। तो यहाँ पे आपको ईज़ी, ये बहुत ईज़ी यूनिट है जो आपको एक ईज़ी लैंग्वेज में आपको समझ आ जाती है। इसीलिए आपकी यूनिट क्या है? ईज़ीएस्ट यूनिट मानी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि फोकस उस चीज़ पे करो कि आपको क्या खाना है, ना कि इस पे कि कितना खाना। आप सारी चीज़ें अगर अपने दिमाग में डाल लोगे, अपने पेट में सारी चीज़ें डाल लोगे, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? आपका पेट खराब हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपका दिमाग खराब ना हो, आपके दिमाग में खिचड़ी ना पके इन्फॉर्मेशन की, तो इसीलिए उतना लो जितना ज़रूरी है, ठीक है? ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है अपने दिमाग को एकदम बर्डन देने की, ठीक है? इसी के साथ हम लोग अपने सिलेबस पे मूव कर जाते हैं और देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। बट अगेन सिलेबस से पहले मैं आपको कट ऑफ से रूबरू करा देती हूँ, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, आपका एग्ज़ाम होता है जहाँ पे आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 3 आवर का पेपर होता है जहाँ पे आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 150 क्वेश्चंस इज इंटू 2, यानी कि 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है। तो आपका कितना 300 मार्क्स का आपका ये पूरा पेपर होता है। ये बेसिक बात। अब इसमें क्या होता है कि पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 से आपको पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन, यानी कि वो गए 100 मार्क्स के, एंड पेपर 2 से आपको पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन, यानी कि वो हो गए आपके 200 मार्क्स के। तो ये टोटल मिला के आपका हो जाता है 300। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जानने की है, अब इन दोनों को मिला के आपका जो भी स्कोर बनता है, वो स्कोर आपको क्वालिफाई कराता है। और ये जो आपकी कट ऑफ होती है, ये हम लोग कट ऑफ जो है वो एक अजम्पशन मान के चलते हैं। ये अभी की कट ऑफ है, ये वाली जो आप कट ऑफ देख रहे हो ये 2023 दिसंबर की है, जो अभी आपका दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है। तो हमें अब स्कोर कहाँ करना है? देखो, सबसे पहले आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की और जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की, यानी कि ये वाला जो कॉलम है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है। एंड दिस वन इज योर, आई विल टेक अनदर कलर, एंड दिस वन इज अ कट ऑफ ऑफ जेआरएफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर हम लोग कैटेगरी वाइज बात करें, यानी कि जनरल कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ गई है, कट ऑफ से इन द सेंस कि अब आपको जो पढ़ाई करनी है, जो आपको स्कोर करना है, अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको कितना 180 प्लस स्कोर करना होगा। जर्नल वालों को बता रही हूँ मैं। अगर आपको सिर्फ नेट क्वालिफाई करना है, लेकिन अगर आपको जीआरएफ भी क्वालिफाई करना है, इट मीन्स यू हैव टू स्कोर 10 प्लस, 210 प्लस आपको स्कोर करना होगा, ठीक है। ये तो हो गई हमारी जनरल कैटेगरी की बात। फिर हम आ जाते हैं ओबीसी में, ठीक है। ओबीसी की जो आपकी कट ऑफ गई थी, यानी कि आपको जो पढ़ाई करनी है वो इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपके जो मार्क्स आए 166 प्लस आए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जेआरएफ के लिए आपके मार्क्स आने चाहिए 192 के प्लस आने चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका ओबीसी की बात। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपकी ईवीएस कैटेगरी की, तो ईवीएस में आपका क्या है, ईडब्ल्यूएस में आपको 160 प्लस स्कोर करना होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जीआरएफ के लिए आपको स्कोर करना होगा 200 के अराउंड, ठीक है। यानी कि 200 प्लस स्कोर करना होगा। ये हो गया आपका ईडब्ल्यूएस की बात। वहीं अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं, तो एससी कैटेगरी में आपको 156 प्लस स्कोर करना होगा नेट के लिए, और वहीं पे 180 प्लस करना होगा आपको जेआरएफ के लिए। तो देख रहे हो कितना टफ है ये सारी चीज़ें, इजी नहीं है, इसीलिए मेहनत भी उतनी ही तगड़ी चाहिए। वहीं एसटी के लिए बस 2 मार्क्स का फ़र्क है यहाँ पे। आप देखो, यहाँ पे पता है एक क्वेश्चन की वजह से भी गेम चेंज हो जाता है पूरा।
तो यू हैव टू स्टडी हार्ड दिस टाइम, क्योंकि इस बार जो आपके एग्जाम्स देके जा रहे हैं ना, वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चीजें पूछी जा रही हैं, करंट बेस्ड चीजें पूछी जा रही हैं, जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। अब तो हल्के में स्टडी को मत लेना, जिसने भी हल्के में ले लिया तब तक ले लिया, लेकिन अभी मत लेना, क्योंकि चीजें अब आपकी बदल रही हैं, आपके अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पैटर्न चेंज कर दिया है। आपको खुद नहीं पता होता जो चीजें शायद आपने इस बार जो एग्जाम में चीजें आई थी, मोस्टली वो चीजें आई थी जो मैंने पढ़ाई थी। एक दो चीजें वो थी जो कि नई थी, जो कि हमारे लिए भी नई थी। ठीक है, क्योंकि ये हर बार होता है, नया तो हर बार आता है, जो हमारे लिए भी नया होता है और स्टूडेंट्स के लिए भी नया होता है। बट जो अदर हैंड जो चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी, वही चीजें आपसे पूछी गई थी। अगर मैं बात करूँ आपसे कम्युनिकेशन की, वो भी आपसे पूछा गया था। आरडीए, वो भी मैंने आपको पढ़ाया था। और अगर मैं बात करूँ आप लोगों से डिसीज की, वो भी डिसीज आपको पढ़ाई थी। तो दीज आर दी सम थिंग्स, पेरेंटिंग स्टाइल्स, ये भी आपको पढ़ाया गया था। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई थी। फोक मीडिया, ये भी बकायदा आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको पढ़ाई गई थी। कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो कि आउट ऑफ द सिलेबस नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि हमारे लिए भी वो नहीं थे, हम लोगों ने भी नहीं कभी वो देखे थे। ठीक है, तो इसीलिए इस बार मन लगा के पढ़ाई करो, पूरी जी जान लगा के मेहनत करो, अगर आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप चाहते हो कि आपके फेस पे और आपके घर वालों के फेस पे एकदम ये वाली स्माइल आए, ठीक है, एकदम बड़ी सी स्माइल, देन यू हैव टू क्वालिफाई एग्जाम जून 2024। जून 2024 का आपको एग्जाम देना है और उसमें क्वालिफाई भी होना है। समझ गए? ये कोई भी नहीं इसको टालेगा। अपनी कॉपी पे आज ही लिख लो, देन यू हैव टू क्वालिफाई एग्जाम। और बिलीव मी, ज्यादा दिमाग लगा के नहीं, कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ना, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। कोई गोबर मत कर लेना, है ना, गुड़ गोबर मत कर लेना, सारी चीजों का खिचड़ी मत पका लेना। वो चीज करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेट्स मूव ऑन टू सिलेबस। सिलेबस देख लेते हैं हम अब आपका कि क्या सिलेबस है। देखो, फर्स्ट यूनिट जो आपकी रहने वाली है वो फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट की रहने वाली है। अगेन इट इज अ हाई स्कोरिंग यूनिट। इसको हाई स्कोरिंग यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डीप क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका टॉपिक रहता है वो रहता है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। व्हाट इज फूड साइंस एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन, कि फूड साइंस क्या है और न्यूट्रिशन क्या है, ये चीज आपसे पूछी जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ फूड, यानी कि आपका जो भी फूड है उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, फिजिकल रूप में और केमिकल रूप में। फिजिकल आपकी हो जाती हैं, अगर आप उसको बाहर से देखोगे तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए, क्या क्या गुणवत्ता होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप उसको टेस्ट करते हो तो ऐसी कौन कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा फूड है वो बेहतर फूड है। ठीक है, थर्ड टॉपिक आपका रहता है क्वालिटी इवेल्युएशन ऑफ फूड, यानी कि आपका जो भी फूड है उसका आप इवेल्युएट कैसे करोगे, कैसे पता लगाओगे कि कौन सा फूड किस फूड से कितना अच्छा है और क्यों अच्छा है ना। तो वो चीज़ आपकी इवेल्युएशन में आ जाती है। इफेक्ट ऑफ कुकिंग में आपका आ जाता है कि अगर आप कोई खाना बना रहे हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स के थ्रू, है ना, कुकिंग मेथड भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेना। तो इन मेथड्स के थ्रू अगर आप खाना बना रहे हो तो ये जो कुकिंग मेथड है आपके, तो किस मेथड से कौन सा खाना अच्छे तरीके से पक रहा है और किस खाने से आपके जो न्यूट्रिएंट लॉस है वो बहुत कम हो रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फूड पिगमेंट एंड एडिक्टिव्स, आप खाने में बहुत सारे कलर का उपयोग करते हो, ठीक है, तो उन कलर को उपयोग करने से क्या आपके फूड में न्यूट्रिएंट लॉस होता है, अगर होता है तो कितना होता है, अगर नहीं होता है तो फिर कोई बात नहीं है। वो चीज़ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और फूड स्टैंडर्ड वाले में हो जाता है कि आप ऐसे कौन कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड स्टैंडर्ड्स हैं, जिन स्टैंडर्ड्स का आप यूज करके आप अपना फूड परचेज कर सकते हो और आपको पता चल सकता है कि डुप्लीकेट है या फिर ओरिजिनल है। राइट, तो वो हम लोग फूड स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी भी पढ़ेंगे, जिसके लिए हेल्थ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे फूड सर्विसेज। फूड सर्विस में क्या आ जाता है आपका मेन्यू प्लानिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यू, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि देखो आगे बढ़ने से पहले हमें करना क्या है, किसके चरण से होके गुजरना है, वो चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आपका आज की क्लास है वो सिलेबस पे बेस्ड है।
फिर आपका टॉपिक रहता है फूड कॉस्ट एनालाइज, कि आपका जो भी खाना अगर आप बना रहे हो तो वो कितने रुपए में बन रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एकदम फैंसी हो गया, किसी के पास में पैसे नहीं है, लो इनकम ग्रुप वाला पर्सन है, तो इसका मतलब वो तो खाना ही नहीं खाए, हेल्दी खाना ही नहीं खा पाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सब चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है। और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो रहता है वो आपका रहता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर कोई भी न्यू प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आपकी जो भी नैनो टेक्नोलॉजी है वो आपकी क्या रहने वाली है। ठीक है। फिर फूड सर्विस मैनेजमेंट में आपका आ जाता है कि जो भी, जैसे कि सपोज करो हॉस्पिटल्स है, ठीक है, एजुकेशन है, एजुकेशन में क्या है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ उनको फ्री में खाना दिया जाता है। तो वो जो उनको फ्री में खाना दिया जाता है, ठीक है, उसके लिए वो खाना इस तरीके का होना चाहिए कि उनको प्रॉपर तरीके से उनके न्यूट्रिशन मिल सकें, यानी कि उनको कार्बोहाइड्रेट भी मिले, मल्टीविटामिन भी मिले, प्रोटीन भी मिले, फैट रिच भी हो, एवरीथिंग यू हैव टू इंक्लूड इन देयर डाइट। ठीक है, वो चीज़ आपकी होनी चाहिए। फिर आपका जो 10th टॉपिक रहता है वो रहता है आपका रिसर्च का, यानी कि देखो हर यूनिट में फर्स्ट से लेके 10th यूनिट तक आपकी जितनी भी यूनिट है उनमें जो भी टॉपिक्स होंगे उनका जो लास्ट वाला जो टॉपिक रहता है, लास्ट टॉपिक वो हर किसी का रिसर्च का रहेगा। तो हम लोग इस तरीके से करेंगे कि फ्राइडे सैटरडे हम लोग रिसर्च कर लिया करेंगे और आपका बाकी के डेज हम लोग ये वाले यूनिट कर लिया करेंगे, ऐसे देख लिया करेंगे। या फिर चलो जैसे ही आपका खत्म हुआ करेगा तब रिसर्च का भी साथ के साथ खत्म कर लिया करेंगे। ठीक है। जो भी होगा हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ये आपकी हिंदी में है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं। खाद्य विज्ञान एवं पोषण, खाद्य के लक्षण, भौतिक एवं रासायनिक लक्षण, खाद्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन, पोषक तत्वों और अन्य भौतिकी पैरामीटर्स, खाद्य वर्णक और योग, ठीक है, खाद्य मानक क्या है, और मेन्यू योजना क्या होती है, नव उत्पादन का विकास कैसे होता है, संस्थात्मक स्तर पर खाद्य सेवा प्रबंधन किस तरीके से किया जाता है, और अनुसंधान विधियाँ। ठीक है। फिर आपका सेकंड रहेगा न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स आपकी सेकंड यूनिट रहती है जहाँ पे हम देखेंगे कितने प्रकार के आपके न्यूट्रिशन होते हैं, कौन कौन से आपके फूड ग्रुप्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है। ठीक है, आपका जो न्यूट्रिएंट है वो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या रोल प्ले करता है, और पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन क्या होता है। आपके जो फ्रॉम दी कंसेप्शन पीरियड है ना, तब से लेके आपके ओल्ड एज तक आपका फूड जो है वो किस तरीके से वरी करता है, कौन सा फूड आपको कब लेना चाहिए, वो चीज़ आपकी बताई जाएगी। कम्युनिटी न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ इसमें एक इंक्लूड कर लेना आरडीए, क्योंकि हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग मात्रा में बताया गया है कि कितना फूड आपको लेना है ना। न्यूट्रिशन असेसमेंट, अगर आपको कोई भी बीमारी हो जाती है तो वो बीमारी आपके न्यूट्रिशन के थ्रू ही आपकी ठीक की जा सकती है, जिसको आपका क्या है क्लिनिकल और डाइटिक काउंसलिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसको अगर हम लोग अदर लैंग्वेज में देखें तो ये आपका हो जाएगा डाइटरी थेरेपी या फिर डाइट थेरेपी। ठीक है, ये भी हम लोग कवर करेंगे। और लास्ट आपका रहेगा रिसर्च मेथड, जहाँ पे हम लोग रिसर्च डिजाइन, प्रिंसिपल एंड पर्पस ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे। डन। ये हिंदी में। थर्ड यूनिट जो रहती है वो आपकी टेक्सटाइल रहती है। अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, क्योंकि यहाँ से बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप। तो यहाँ पे आपको टेक्सटाइल की टर्मिनोलॉजीज पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइबर्स क्या होते हैं, यान क्या होते हैं, वीविंग क्या होती है, फैब्रिक क्या होते हैं, ये आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद में आपको फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं, यान्स कितने प्रकार के होते हैं, और बुनाई कितनी प्रकार की होती है, ये भी जानना ज़रूरी है। और साथ ही साथ नेचुरल फाइबर कौन से हैं, मैनमेड फाइबर कौन से हैं, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, आपका जो कपड़ा बनाने के लिए किस किस अलग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टेक्सटाइल फिनिशेस क्या होती है, यानी कि जब आपका कपड़ा बन जाता है तो उसको किस तरीके से फिनिशिंग दी जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके रेन कोट बनाए जाते हैं, तो रेन कोट पे फिनिशिंग की जाती है, इस तरीके की फिनिशिंग कि आप उसको बरसात में जाके पहन सकते हो, उसमें वाटर एब्जॉर्ब वो नहीं होगा। ठीक है। डाइंग और प्रिंटिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं, आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे आपको मार्केट में क्लोथ्स देखने को मिल जाएंगे कि जिन पे कुछ डाइंग होती है, जिन पे प्रिंटिंग होती है, तो किस मेथड से वो की जाती है और किस कपड़े पे ज़्यादा अच्छे इफेक्टिव तरीके से वो की जाती है, वो आप देखोगे। और डिफरेंट टाइप्स की एम्ब्रॉयडरी, आपके पूरे इंडिया में कौन कौन सी कढ़ाई हैं जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, किस जगह पे कौन सी कढ़ाई प्रसिद्ध है,
वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से उनमें मोटिव्स यूज होते हैं वो भी चीज हम देखेंगे। और अब आपका जो कपड़ा है वो बन के तैयार हो गया, तो उसको हम लोग टेस्ट करते हैं कि कौन सा कपड़ा कितना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके बाद में इन्वायरमेंटल बेस्ड डाई भी हम लोग देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी डाई हैं जो कि आपकी बैन कर दी गई हैं लेकिन फिर भी उनको यूज किया जा रहा है, और बैन की गई हैं तो क्यों बैन की गई हैं, इको फ्रेंडली टेक्सटाइल कौन कौन से हैं वो चीज हम लोग पढ़ेंगे, और हाल ही में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि अपडेट हुई हैं, फैशन में आई हैं। और लास्ट आपका रहेगा रिसर्च मेथड्स का। ठीक है, फोर्थ यूनिट आपकी रहने वाली है अपैरल डिजाइनिंग। अपैरल डिजाइनिंग आपका क्या है? अपैरल डिजाइनिंग में बॉडी मेजरमेंट आपका लिया जाएगा। अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ कपड़े के बारे में चीजें देखी थी, लेकिन फोर्थ यूनिट आपको बताती है कि अब आपका कपड़ा बन के तैयार हो गया है, उस कपड़े को आप किस तरीके से उसके कॉस्ट्यूम्स बनाओगे, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं वो आपको फोर्थ यूनिट समझाती है। सबसे पहले अगर आप कोई भी गारमेंट बना रहे हो तो उसके लिए आपके पास में बॉडी मेजरमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ पहली हो गई। बॉडी मेजरमेंट, फिगर टाइप हम लोग उसमें पढ़ेंगे क्योंकि अलग अलग फिगर टाइप होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कपड़ा डिज़ाइन करना होगा। उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करेंगे वो चीज़ हम पढ़ेंगे, किस तरीके से मशीन यूज़ करेंगे, कौन कौन सी सुइयाँ यूज़ होती हैं वो चीज़ हम लोग देखेंगे। एलिमेंट और प्रिंसिपल क्या रहने वाले हैं ये चीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपकी फैशन से संबंधित टर्मिनोलॉजीज क्या रहती हैं, ठीक है, वो देखेंगे। फैशन साइकिल क्या होती है, फैशन थ्योरीज क्या होती हैं, एंड देन पैटर्न मेकिंग की अगर आप पैटर्न बनाते हो, कोई भी कपड़ा बनाते हो, उस पर डिजाइन बनाते हो, उसके लिए किस तरीके से पैटर्न बनाते हो, ड्राफ्टिंग करके, ड्राफ्टिंग करके, या फिर फ्लैट पैटर्न बना के, किस टेक्निक्स का आप यूज करते हो वो चीज देखेंगे। अपैरल मैन्युफैक्चरिंग, सीम क्या होता है, कौन सी टेक्निक्स होती हैं, मशीन का क्या यूज होता है। अपैरल क्वालिटी टेस्टिंग, ये चीज़ भी आ जाएगा। और आपका जो कपड़ा बन के तैयार हो जाता है उसकी किस तरीके से आप केयर कर सकते हो, किस तरीके से आप उसको संभाल कर रख सकते हो ताकि वो खराब ना हो, एकदम सुरक्षित रहे, वो चीज़ भी हम देखेंगे। और अलग अलग एज ग्रुप के लिए कौन सा कपड़ा ठीक रहता है, किस तरीके का कपड़ा ठीक रहता है, वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और लास्ट आपका रहेगा इसमें रिसर्च मेथड, जहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग और टाइप्स ऑफ स्कोप पढ़ेंगे। ठीक है, फिफ्थ यूनिट रहती है आपकी रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इश्यूज। ये आपकी बेस्ड रहेगी मैनेजमेंट में कि आप प्रबंधन किस तरीके से करोगे। ठीक है, समय का प्रबंधन, ऊर्जा का प्रबंधन, पैसों का प्रबंधन, ये सारी चीज़ आप पढ़ोगे। और मोटिवेशन फैक्टर्स क्या होते हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे। मोटिवेशन थ्योरीज किसके द्वारा दी गई हैं, आप डिसीजन किस तरीके से लें जैसे कि हमारा डिसीजन ठीक रहे, वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पे कवर आउट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी चीज़ें हो जाएंगी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अगर आप कोई भी योजना बना रहे हो, कोई भी आपको प्रबंधन करना है, तो उसके लिए आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा वो चीज़ देखेंगे। जहाँ पे आपका आ जाता है प्लानिंग, सुपरविजन, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इवेल्युएशन, ये सब चीज़ें आएंगी। रिसोर्सेज में आपका क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार के आपके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो आ जाएगा आपका। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वही चीज़ आ गई। वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या होता है ना, वर्क सिंप्लीफिकेशन इन द सेंस कि अगर आपके पास में कोई भी कार्य है तो उसको ऐसे किस तरीके से करें कि वो एक ईजी वे में हो जाए और उसमें ज़्यादा मेहनत भी ना लगे और ज़्यादा समय भी हमारा खर्च ना हो, वो हम देखेंगे। उसके बाद में मनी मैनेजमेंट देखेंगे कि आप अपने पैसों को किस तरीके से प्रबंधन करते हो, फैमिली इनकम क्या होती है, बजटिंग क्या होती है, एचडीजी गोल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कवर करेंगे कि प्लानिंग क्या है, मैन पावर प्लानिंग क्या है, जहाँ से इस बार क्वेश्चन भी देखने को मिला था। ठीक है, कंज्यूमर में उपभोक्ता कौन होता है, उसकी क्या भूमिका होती है, उसके कौन कौन से अधिकार हैं, उसकी क्या जिम्मेदारी है, वो चीज़ यहाँ आ जाएगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में अगर किसी भी उपभोक्ता के साथ में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उससे वो किस तरीके से निपटेगा, वो चीज़। एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाएगा कि अगर कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसके लिए क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कैसे उसको सफल बनाया जाएगा, वो चीज़ें। और लास्ट आपका रिसर्च रहेगा जहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पढ़ेंगे। सिक्स्थ यूनिट आपकी हो जाती है हाउसिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग। यहाँ पे डिज़ाइन क्या होती है, उसके एलिमेंट क्या होते हैं, उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये चीज़ हम लोग कवर करेंगे।
कलर क्या होता है, कितने प्रकार के कलर होते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या उनका पड़ता है, कलर स्कीम क्या है। ठीक है, आप लोग देख रहे हो कि कितनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, बट डोंट वरी, हम लोग ये सब कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, स्पेस प्लानिंग क्या होती है, हाउसिंग नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या होती हैं, बिल्डिंग रेगुलेशन, अगर आप कोई भी मकान बना रहे हो तो उसके लिए आपको किन किन नियमों का पालन करना होगा, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। हाउसिंग एंड इन्वायरमेंट, अपने घर में इस प्रकार की बिल्डिंग मटेरियल का यूज़ करें जो कि वातावरण को भी हार्म ना पहुंचा और हमारे घर को भी सुरक्षित रखे। ठीक है, एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हम लोग देखेंगे। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके लिए किस किस प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। रोगर्स की डिफ्यूजन इनोवेशन मॉडल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अर्गोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अगेन वही किस तरीके से आप अपने काम को ईजी करते हो, यानी कि मैन मेड और मशीन में क्या डिफरेंट रहता है ये आ जाएगा। मैन पावर, फर्नीचर और फर्निशिंग क्या होती है, आप अपने घर में जो भी फर्नीचर यूज़ करते हो किस प्रकार का फर्नीचर यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे कैसा, वो आएगा। विंडोज़ कितने प्रकार की होती हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें। और लास्ट आपका रहता है रिसर्च मेथड। ठीक है, फिर आपकी 7th यूनिट रहती है चाइल्ड और ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें आपका रहेगा कि आपका कोई भी जो वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, उसके क्या क्या सिद्धांत रहते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या केयर करके रखनी है। ठीक है, आफ्टर दी प्रेगनेंसी यानी कि लैक्टेशन पीरियड में कैसे केयर करके रहना है। आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट बिहेवियर की थ्योरीज क्या कौन कौन सी हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी प्याजे की हो गई, बायगॉस्की की हो गई, एक्सेट्रा, इन सभी लोगों की हम लोग थ्योरी कवर करेंगे। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जब बच्चा अर्ली स्टेज में होता है तो उसको किस तरीके से एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, बच्चे के ऊपर फैमिली का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके दोस्तों का क्या प्रभाव पड़ता है, स्कूल का क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चिल्ड्रन एंड पर्सन विद स्पेशल नीड, जो डिसेबल पर्सन जो होते हैं, जो स्पेस जिसको हम लोग स्पेशल नीड पर्सन कहते हैं। ठीक है, तो उनको किस किस तरीके की उनको केयर की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनकी स्पेशल एजुकेशन किस तरीके की होती है, वो हम लोग यहाँ कवर करेंगे। चिल्ड्रन एट रिस्क, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जिनको पढ़ाने के लिए नहीं भेजा जाता है, चाइल्ड लेबर में लगा दिया जाता है, तो उनको क्या प्रॉब्लम देखनी पड़ती हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन को क्या प्रॉब्लम देखनी पड़ती हैं, कौन सी उनको बीमारियां हो जाती हैं, क्या क्या उनके लिए लॉज बने हुए हैं, किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे। एडोलेसेंस एंड यूथ के बारे में पढ़ेंगे कि उनके अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, उनके लिए क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, उनके लिए कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं, जहाँ से इस बार क्वेश्चन आपका आया था। एडल्टहुड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, उनके रोल किस तरीके से बदल जाते हैं, सैंडविच स्टेज में आ जाते हैं, एजिंग क्या होती है। अगेन ये आपको देखने में बहुत छोटी यूनिट लग रही है लेकिन ये बहुत ज़्यादा डीप यूनिट है। ठीक है, और यहाँ रिसर्च मेथड पढ़ेंगे जहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड देयर सिलेक्शन पढ़ेंगे। फैमिली स्टडीज़ में आपका क्या आ जाएगा कि आपकी मैरिज क्या होती है, फैमिली रिलेशनशिप क्या होते हैं, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कौन कौन से चलाए जा रहे हैं। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट का क्या रोल रहता है इसमें, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, मैरिटल डिसहार्मोनी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीज़ें। पेरेंट एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या होती है, कम्युनिटी एजुकेशन क्या होती है, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन क्यों हो जाती है, सिंगल पेरेंट फैमिली में, डुअल पेरेंट फैमिली में, जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंस है, वो सब चीज़ हम करेंगे। और जब ये प्रॉब्लम आती है तो उनको किस तरीके से हमें थेरेपी देनी है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, ये सब चीज़ें। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, बच्चों के राइट क्या हैं, वुमेन्स के राइट क्या हैं, वुमेन्स का आज के टाइम में स्टेटस क्या है। ठीक है, जेंडर रोल्स क्या हैं, ये सब चीज़ें। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम। हेल्थ एंड वेलबींग, जो आपकी पूरे जीवन काल तक आपकी हेल्थ किस तरीके से आप उसको बेहतर करके रख सकते हो। और 10th रहता है आपका रिसर्च मेथड, जहाँ पे आप डाटा कलेक्ट कैसे करोगे, कोडिंग क्या होता है, टैबुलेशन क्या होता है। ठीक है, फिर 9th यूनिट हो जाती है आपकी कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट। कम्युनिकेशन में आपका संचार क्या होता है, उसकी क्या नेचर रहता है, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, ये सब चीज़ें आएंगी। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, कम्युनिकेशन की थ्योरीज क्या क्या हैं, कम्युनिकेशन इंटरेक्शन थ्योरीज कौन सी है, मास कम्युनिकेशन क्या है, ये सब चीज़ें। अगेन यहाँ पे मॉडल्स और ये सारी चीज़ आ जाएंगी। ठीक है, डिफ्यूजन एंड इनोवेशन यहाँ पे आ जाएगा, मास मीडिया आ गया, सोशल मार्केटिंग आपकी आ गई है। डन।
राइटिंग डेवलपमेंट, प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सब चीज़ें क्या हैं। जेंडर, हेल्थ, इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट में किस तरीके से प्रभाव डाल रही हैं। उसके अलावा एडवोकेसी क्या है, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन क्या है, उसके लिए थ्योरीज क्या है, मॉडल क्या है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न न्यू मीडिया क्या है, देखो फोक मीडिया क्या है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। आईसीटी डेवलपमेंट क्या है, पपेट्री क्या है, थिएटर क्या है, रेडियो, पार्टिसिपेटरी वीडियो, ये कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज, इंस्टीट्यूट, ये सभी चीज़ें क्या हैं, इनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और रिसर्च मेथड में आपका आ जाएगा कि आप जो भी आपके पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आपके कौन से होते हैं। लास्ट आपकी जो यूनिट रहती है वो रहती है एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। यहाँ पे आप चीज़ें क्या देखोगे कि आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, जिसकी मैंने क्लास अभी कहाँ आपके यूट्यूब पे भी ली थी, जहाँ पे मैंने आपको प्री और पोस्ट हिस्ट्री वाला टॉपिक भी कराया है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पेड क्लास में तो आप इसको कवर करोगे ही। ठीक है, इसके अलावा चीज़ें आपकी और क्या आ जाती हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, अपने इंडिया में उसका किस तरीके से सिस्टम है, फिलोसफिकल एंड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम क्या क्या है। ठीक है, आपके अगर कोई भी प्रोग्राम मैनेजमेंट किया जा रहा है तो उसकी असेसमेंट किस तरीके से होगा, उसको एनालाइज कैसे करेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन, ये किस तरीके से होगा। एक्सटेंशन मेथड कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, व्हाट इज़ इंटरपर्सनल एंड व्हाट इज़ इंट्रापर्सनल, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप मेथड कौन कौन से होते हैं, जहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पीएलए और पीआरए। ठीक है, ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ऑडियो विजुअल मटेरियल क्या होता है, करिकुलम डेवलपमेंट एंड प्लानिंग फॉर एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या है, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, एडल्ट एजुकेशन क्या है, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें आएंगी। ट्रेनिंग क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें आपको देखो पढ़ने को यहाँ पे होंगी। पंचायती राज क्या होता है, ठीक है, एनजीओज में क्या डिफरेंस है, अब जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका क्या नज़रिया रहता है, पीएलए टेक्निक क्या होती है और पीआरए टेक्निक क्या होती है, ये सब चीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पे। और अर्बन, रूरल, ट्राइबल पॉपुलेशन, इनके लिए कौन कौन से प्रोग्राम हैं, क्या न्यूट्रिशन है, कैसा उनका हेल्थ स्टेटस रहता है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे कवर करनी होंगी। और लास्ट में आपका रहता है रिसर्च में कि आपकी रिपोर्ट राइटिंग, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, डाटा इंटरप्रिटेशन उसका किस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा सिलेबस एंड आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा ये। तो अब हम लोग अपना थोड़ा फर्स्ट यूनिट पे मूव कर जाते हैं, जहाँ पे आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ फूड साइंस एंड व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो देखो, फूड साइंस सिंपल और कुछ भी नहीं है। देखो जिस तरीके से साइंस क्या है यार, कोई भी अगर आपका टर्म छिड़ जाए तो वहाँ पे एक चीज़ देख लिया करो। जैसे कि आपका यूजीसी नेट आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ यूजीसी नेट, या फिर इसको चलो और सिंप्लीफाई कर देते हैं, हाउ टू क्वालिफाई नेट एग्ज़ाम। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब आप क्या करोगे, इसको क्वालिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, ऑब्वियसली बात है सबसे पहले सिलेबस समझोगे, जो कि आज हमने समझा कि ये पहले तो सिलेबस भी नहीं देखोगे, आप देखोगे कि ये होता क्या है। तो नेट एग्ज़ाम क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसको आप क्लियर करने के बाद में आप कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये बेसिक सी चीज़ हो गई। ठीक है, अब उसके बाद आप देखोगे कि ठीक है नेट एग्ज़ाम क्लियर करने से ये चीज़ होती है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, नेट एग्ज़ाम आपको कैसे देना होगा, उसके लिए सिलेबस क्या होता है वो आपने सिलेबस यहाँ देख लिया। ठीक है, सिलेबस होने के बाद में इसका एग्ज़ाम किस तरीके का होगा वो चीज़, उसी बेस पे आप उसकी पढ़ाई करते हो। तो सेम वे आपका फूड साइंस होता है। फूड साइंस में क्या होता है कि यहाँ पे आप एक साइंटिफिक तरीके से एक स्टडी करते हो, किसकी, अपने फूड की, कि फूड का नेचर किस तरीके का है, अगर आपका फूड खराब हो रहा है तो वो क्यों खराब हो रहा है, किस रीज़न से खराब हो रहा है, कौन कौन से उसमें से फैक्टर्स हैं जो कि आपके भोजन को खराब कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसके थ्रू आपके अपने खाने को सुरक्षित रखना है
उसको बनाना है, तो वही सब चीज़ें आपकी फूड साइंस में आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मान के चलो कि आपको खिचड़ी बनानी है, ठीक है? जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस डिश मानी जाती है। अब आपको खिचड़ी बनानी है, खिचड़ी बनाने के लिए आप क्या करोगे, सारे इंग्रीडिएंट्स लोगे। जैसे ही आप इंग्रीडिएंट लोगे, उनको एक अच्छी क्वांटिटी में लोगे और अच्छी क्वालिटी के लोगे। दोनों चीज़ याद रखना, क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी, ठीक है? अब उसके बाद में प्रॉपर आप दाल लोगे, चावल लोगे, जो भी आपको जैसे भी बनानी है। वो लेने के बाद में या तो आप रेसिपी देखोगे या आपको पहले से खुद से रेसिपी आती है। ये सब चीज़ें इंक्लूड करने के बाद में आप इसको क्या है, प्रॉपर प्रोसेसिंग में लेकर जाओगे। सेम आपका यहाँ पे होता है, सबसे पहले तो हम उसके बाहरी रूप को समझते हैं। जैसे कि सपोज कर लो आपके पास में एक बुक है, आपको फिलअप फॉर्म की तरफ से पेपर 1 की बुक है, वो फ्री में दे दी गई। अब आप सबसे पहले उस बुक को देखोगे, पढ़ोगे, ऊपर उसका कवर पढ़ोगे, ओके पेपर 1 यूजीसी नेट की ये बुक है, ठीक है? अब उसको खोलने के बाद आप देखोगे यूनिट 1 उसमें आ रही है, यूनिट 1 आपकी क्या है, रिसर्च किया गया यूनिट। तो आप चीज़ें समझ रहे हो किस तरीके, यानी कि आप अगर किसी भी और सिंपल कर देती हूँ कि आपके पास में आपको एक मंजिल तक पहुंचना है, और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको किस किस चरण से होके गुजरना पड़ेगा, और वो भी एक सही तरीके से। उसके लिए रास्ता क्या होता है, कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं, वही सारी चीज़ आपकी साइंटिफिक कहलाई जाती है, और वही आपकी फूड साइंस होती है। और ये आपकी, फिर चाहे आप इसको एजुकेशन साइंस कह लो, फूड साइंस कह लो, कुछ भी कह लो, साइंटिफिक तरीके से किसी भी कार्य को सफल बनाना, वो आपका साइंटिफिक में आ जाता है। देखो, फूड साइंस इज एन अप्लाइड साइंस, यानी कि फूड साइंस जो होता है वो एक अप्लाइड साइंस है। अप्लाइड साइंस किस तरीके से है कि ये एक ऐसा विज्ञान है जिसको आप करते हो, बिना करे आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, करना ही पड़ेगा, ठीक है? जहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें करते हो, आप अपने फूड की प्रकृति देखते हो कि आपका फूड किस तरीके का फूड है, सॉफ्ट है, हार्ड है ना, वाटर बेस्ड फूड है, किस तरीके का है। आपका जो फूड है कितने टाइम तक आपका सुरक्षित रह सकता है और कितने टाइम बाद वो खराब हो जाएगा, वो चीज़ें आप देखोगे। प्रिंसिपल अंडरलाइंग फूड प्रोसेसिंग, अगर आप खाना बना रहे हो, कौन से डिफरेंट कुकिंग मेथड्स का आप इस्तेमाल करोगे, कौन से उसमें न्यूट्रिशन है जो लॉस हो जाएगा, किस तरीके से आपको अपने फूड को प्रिजर्व करके रखना है। देखो, एक चीज़ और बताऊं, हम लोग ये सारी चीज़ें स्टडी क्यों करते हैं? इसीलिए स्टडी करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के लिए फूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 हमारी बेसिक नीड है। लेकिन अब आप बेसिक नीड में एजुकेशन को भी इंक्लूड कर लो। अब उसके बाद क्या होता है, जब आपको पता है कि फूड हमारा ठीक है, अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि हमने उसका नेचर भी देख लिया, वो खराब तो नहीं है, वो सारी चीज़ें देख ली। अब हम लोग ये सारी चीज़ें क्यों देख रहे हैं? ताकि हमारे शरीर को बेहतर मात्रा में पोषक तत्व मिल सकें। और वो पोषक तत्व हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं? ताकि हम लोग जो भी बोल रहे हैं, चल रहे हैं, जो बेहतर जीवन की जो कामना करते हैं, वो हमारा बना रहे। अगर हम देखो बेहतर भोजन का उपयोग करेंगे, बेहतर भोजन कंज्यूम करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी स्किन है वो अच्छी रहेगी, हमारी जो बॉडी है वो भी अच्छी रहेगी, हेयर आपके शाइनी रहेंगे, आपकी स्किन पे एक अलग ही ग्लो रहेगा। तो कुछ लोग आपसे जो पूछ लेते ना, यूजली जो लड़कियों में होता है कि अरे ऐसे कौन से प्रोडक्ट यूज कर रही हो जो आपकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है, इतनी शाइन कर रही है, तो आप सिंपली क्या कहोगे कि अरे मैं तो होम साइंस की स्टूडेंट हूँ भाई, मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करती हूँ, मैं तो डाइट के थ्रू अपनी हेल्थ को ठीक रखती हूँ। तो ये चीज़ें क्या है, ये आपकी एजुकेशन ही तो है, ये सभी चीज़ें क्या है, फूड साइंस ही तो है, कि आप उसके पीछे का रीज़न समझ रहे हो कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, वही आपका फूड साइंस कहलाता है, ठीक है? तो इस चीज़ को हम लोग डिटेलिंग में कल कवर आउट करेंगे। कल हम लोग अपनी फर्स्ट यूनिट यूज़ करेंगे, पढ़ेंगे उसको, लेकिन उससे पहले कल प्लीज़ सब लोग टाइम से आ जाना। अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो अपने टाइम का ध्यान रखो, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, डिसिप्लिन हो जाओ, क्योंकि अगर डिसिप्लिन आपका नहीं रहेगा तो चीज़ें प्रॉब्लम में आ जाएंगी, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे आपको मैं बता चुकी हूँ कि आपको कोर्स लेने के लिए फिलअप फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद में आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हो, जिसके लिए मैं एक और बार बता देती हूँ, कुछ नए स्टूडेंट्स आए हों उनको। एक मिनट। तो आज ही के लिए आपका ये ऑफर चल रहा है, राम मंदिर के भव्य अभिषेक के उपलक्ष्य में।
जाके अभी फिलअप फॉर्म ऐप को डाउनलोड कर लो और इस मौके को मत गवाओ। यहाँ पे आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है। पेपर 1 या पेपर 2 आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2250 में, ठीक है, यानी कि 2250 में आपको मिल जाएगा सिर्फ, जिसके साथ में आपको पेपर 1 की बुक भी फ्री मिलेगी भाई, जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अगर आपको लेने हैं तो आपको मिल जाएंगे 3600 में, जहाँ पे 400 रुपीज़ का ऑफ आपको मिल रहा है। तो ये चीज़ें आप समझ रहे हो कितनी ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली हैं। आपको नहीं पता है ये, जब आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे ना, जो आपके पेरेंट्स के फेस पे जो हंसी होगी, जो आपके फेस पे हंसी होगी, आई कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। वो फीलिंग ही बहुत अलग होती है। आप उसको ना एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद एक दिन की खुशी नहीं होती है, जैसे कि यूजीसी नेट का आपका सर्टिफिकेट लाइफ टाइम होता है ना, वो खुशी भी आपकी लाइफ टाइम रहती है। और गारंटी से बोल रही हूँ मैं ये चीज़ है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ में डिले मत करो अपना, ले लो कोर्स परचेज कर लो और अपनी स्टडी में आज ही से लग जाओ। आज मंडे है, भोलेनाथ का दिन भी है और आपके राम मंदिर का भी अभिषेक हो रहा है, उसका भी आज क्या है, उद्घाटन हो रहा है। तो भाई प्लीज अपनी लाइफ का भी शुभारंभ कर लो एक बेहतर तरीके से। इससे अच्छा दिन आप क्या ही लोगे, आप कितनी पॉजिटिविटी आपके आसपास, ठीक है। चलो मिलते हैं कल आपकी क्लास में। ये आपकी क्लास का टाइम टेबल है, 10 AM पे आपकी क्लास रहेगी मंडे टू सैटरडे। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन ऑन टाइम प्लीज। अपने लिए नहीं, मेरे लिए ज्वाइन कर लो, मेरे चेहरे पे हंसी ला दो कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं कल सेम टाइमिंग पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। और ये पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगी, आपको आपके एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा, आपके कोर्सेज में ही आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। डन।